सर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आपने कही कि रेलवे कनेक्ट करता है। हुँ, तो जैसे एक यूरोपियन स्कॉलर कहते हैं, पहले उनका एक कोट था कि हुँ, भाई प्रिंट मीडिया के थ्रू नेशनलिज्म फैला है हाँ, कंट्रीज में। हुँ, तो क्या आप इसको रेलवे के ऊपर अगर आप अप्लाई करें तो क्या हुँ, नेशनलिज्म का एक एपिटमी है इंडियन रेलवे और हाँ। एक नेशन बिल्डिंग का एपिटमी है? क्योंकि एक बंदा जो कहीं दिल्ली में बैठा है और एक बंदा कहीं मद्रास में बैठा है, तो दोनों का के बीच एक ये कनेक्ट है। तो नेशनलिज्म थ्रू इंडियन रेलवेज, इसको आप कैसे देखते जी हैं? हाँ, तो ये थोड़ा स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन हो जाएगा, थोड़ा हम्म, एक होने दीजिए थोड़ा, कोई नहीं। फिलोसॉफिकल स्ट्रेच हो जाएगा, हाँ। लेकिन मैंने अपने किताब में जब परवेज़ ऑफ डेस्टिनी में हम्म। ये कहना चाहा था कि नेशनलिज़्म भी हम्म। एक अपने आप में एक इंडस्ट्री, एक शिल्प हम्म। कला है जिसको रेलवे ने बढ़ावा दिया है। हम्म। हमने पिछले 15 साल में सोशल मीडिया के ज़रिए पाया है कि नेशनलिज़्म और नेशनलिस्ट रेटोरिक काफ़ी हम्म। बढ़ा है। हम्म। सिर्फ नेशनलिस्ट रेटोरिक ही नहीं, काफ़ी सारा रेडिकल रेटोरिक, चाहे वो लेफ्ट की हो, चाहे वो सर राइट की अगर हो। इस चीज को, अगर हम, सॉरी टू इंटरप्ट, इस चीज को या हम 1947 से पहले देखें जी, तो बिल्कुल। आप कैसे तो देखते हैं? 1905-7 तक हम हम्म। पाते हैं कि जैसे अंग्रेज़ों ने कल्पना की थी कि हम अपने आप को फोर्टिफ़ाई करेंगे हम्म। रेलवे स्टेशंस के ज़रिए और हम्म। उसकी उसके वजह से गैरिसनिंग आसान हो जाएगी, सोल्जर्स को हम अच्छे से हम्म। ट्रांसपोर्ट कर पाएँगे। हम्म। जो बंग भंग के बाद जो आंदोलन छिड़ा स्वदेशी और हम्म। बॉयकॉट का, उस हम्म। दौरान हम पाते हैं कि रेलवे स्टेशंस पे बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग होने लगी। बॉम्बिंग अर्थात हम्म। ये कोकोनट शेल बॉम्ब्स थे, बहुत हम्म। ही एक जिसमें शायद किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा था। हम्म। लेकिन ये सिंबॉलिक बॉम्बिंग्स थे। हम्म। तो जो एक्सट्रीमिस्ट दल था, हम्म। जो गरम दल था और जो नॉन ऑर्गेनाइज़्ड जो हम्म। मिलिटेंट्स थे, हम्म। वो अंग्रेज़ सरकार पे हम्म। ये धावा कर रहे थे इन बॉम्ब्स के ज़रिए। 1910 में गांधी जी रेलवे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन 15 में जब वो आते हैं हम्म। सबसे पहले, और ये चंपारण। एटनबरो के गांधी में भी ये बहुत ज़्यादा इसको हम्म। मॉन्यूमेंटली दर्शाया हम्म। गया है। हम्म। कुछ हद तक ये सच भी है कि वो हम्म। चंपारण जाते हैं, उसके हम्म। बाद वो रेलवे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते इस्तेमाल हैं। करते हैं, हाँ। और जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद रेलवे स्टेशंस की भूमिका और ज़्यादा बढ़ गई, हम्म। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हड़ताल, भूख हड़ताल, हम्म। प्रोटेस्ट कैंपेन्स और गांधी जी के हम्म। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एक किस्म के जो, उनको जब लगने लगा कि हम्म। हमारे देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम्म। तो उन्होंने रेलवे स्टेशंस को एक थिएटर बनाया स्वदेशी हम्म। का। हम्म। क्योंकि उन्होंने स्टडी किया था बहुत अच्छे से कि भारतवर्ष में कहाँ-कहाँ कैंपेन्स हो रहे हैं, किस हम्म। जगह पे कैंपेन्स हो रहे हैं और हम्म। कौन से संस्थाओं को क्षति पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हम्म। तो बिना रेलवे स्टेशंस को क्षति पहुँचाए, हम्म। उनको कैसे हाईजैक किया जा सकता है नॉन वायलेंटली सत्याग्रह के थ्रू, हम्म। ये गांधी जी ने काफ़ी हद तक भारतवासियों को सिखाया। इंसिडेंटली गांधी जी तब मौजूद थे, हम्म। उनके जगह अगर कोई और मौजूद होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता, कोई बड़ा लीडर। हम्म। और रेलवे स्टेशन वाज़ द सोशल मीडिया ऑफ दैट ईरा, ये मैं आपको कहना चाह रहा था कि पिछले 10-15 सालों में जो हम रैडिकल सेंटिमेंट्स जो हम देख रहे हैं, हालांकि मैंने शब्द रैडिकल इस्तेमाल किया, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो सेंटिमेंट्स जो बहुत जल्दी फैलते हैं। रैडिकल से मेरा तात्पर्य अच्छा बुरा या न्यूट्रल का नहीं है, स्पीड का है। तो रेलवे स्टेशंस भी एक जरिया थे काफ़ी स्पीडीली अपने प्रोटेस्ट को डेमोक्रेटाइज, डिसेमिनेट करने का। और गांधी जी समझ गए थे कि वो अपने आप में एक चरित्र बन चुके हैं लोगों की इमेजिनेशन में, तो जब वो रेलवे में सफ़र करेंगे तो जाहिर है वो एक खबर बनेगी। 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जब एक ट्रेन को लूटा जाता है और वहाँ के जो मेन प्लानर्स थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, ये इनको फांसी में चढ़ाया जाता है। सचिन सान्याल, इनको अंडमान भेजा जाता है, फिर वो वापस लौटते हैं, यूपी आते हैं 1935-36 के आसपास। 1928 में भगत सिंह ये प्रेरणा लेते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से, और ये लाहौर से जब सॉन्डर्स असैसिनेशन के बाद जब ये भागते हैं, ये और चंद्रशेखर आज़ाद, आई थिंक इट वाज दिसंबर 1928, तो तब वो कलकत्ता मेल से कलकत्ते आते हैं। हाँ। तो रेलवे की एक भूमिका वहाँ पे है। तो रेलवेज का एक नेशनलिज्म के साथ एक एंटेंगलमेंट है, ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड है जो शायद आज तक नहीं कटा है, क्योंकि रेलवे लोग कितना ट्रैवल आज करते हैं,
कितने उत्साह से मुझे नहीं पता, नंबर्स तो बढ़ रहे हैं क्रमशः, आज 8 बिलियन है, 8 बिलियन है आज। लेकिन लोगों के जहन में रेलवे को लेके क्या भावना है मुझे पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन रेलवे से रिलेटेड नेशनलिज्म को लेके बहुत सारे मेमोरीज इस देश के जीन में है। एक और किस्सा है सुभाष चंद्र बोस का, जो गोमो से जो एस्केप करते हैं, कलकत्ते से वो गोमो आते हैं, मोहम्मद जियाउद्दीन के भेस में वो आते हैं और गोमो से वो कालका मेल पकड़ते हैं और दिल्ली से फिर फ्रंटियर मेल पकड़ते हैं। दिल्ली से फ्रंटियर मेल पकड़ के वो पेशावर जाते हैं। तो फ्रंटियर मेल इज बाय नाउ इट इज 13 years old, 1941 में। तो हम चर्चा कर रहे थे कॉन्वर्सेशन से पहले कि 34 में शायद एसी आ गया है फ्रंटियर मेल में। इट वाज द फर्स्ट एसी ट्रेन। और जो कालका मेल है वो देश की सबसे पुरानी लॉन्गेस्ट रनिंग वो मेल ट्रेन है। 1866 में उसका निर्माण हुआ था। तो ये कालका मेल, फ्रंटियर मेल, कैलकाटा मेल, ये देश के नेशनलिस्ट मेमोरी से जुड़ गए हैं। और महात्मा गांधी की जय, ये एक टिपिकली एक इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म्स का एक नारा बन गया था 1920s 30s और क्विट इंडिया मूवमेंट के दशक तक। ओके सर, इसमें इंटरेस्टिंग जैसे आपने ये मेल की बात करी, ये फ्रंटियर मेल, तो इसमें जैसे हम बात ही कर रहे थे कि पृथ्वीराज कपूर और वो सब लोग पेशावर से बैठ के बॉम्बे आते थे। और इतनी लंबी वो ट्रेन थी और वो ट्रैवल करते थे, पूरा एक्टिंग के लिए आते थे।